नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ शांति वार्ता के लिए जेडी वेंस को शुभकामनाएं दी हैं, तो भाई ईरान को चिताया हार्मुज पर टोल नहीं लगाने देंगे। ट्रंप ने कहा है कि ईरान की सेना हार चुकी है। ऐसे में ट्रंप के कड़े तेवरों के बीच होने जा रही शांति वार्ता किस नतीजे पर पहुंचेगी, पूरे विश्व की नजर इस पर आज टिकी हुई है। तो बेहद खास ये पूरी बैठक इस्लामाबाद में होगी और सभी की नजरें इस बात पर है कि क्या इस युद्ध विराम का वाकई अंत होने वाला है। क्या इस बैठक के जरिए समस्या का समाधान निकलेगा। क्या जो ईरान की तरफ से 10 पॉइंट्स को रखे गए थे, क्या उस पर सहमति बन पाएगी। और हार्मुज को लेकर जो टेंशन फिलहाल बरकरार है, क्या अमेरिका और ईरान के बीच उसको लेकर भी कोई समाधान निकलेगा। क्योंकि इस बीच जो है एक तरफ सीज फायर का ऐलान जरूर हुआ, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल का लेबनान पर हमला लगातार जारी है। हर एक दिन बदलती तस्वीरें हम देख रहे हैं और आज की बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और जुबान पर सीज फायर का नाम, लेकिन दूसरी तरफ लगातार किस तरीके से हालात जो है वो हर एक दिन बदल रहे हैं। खतरे में क्यों है सीज फायर, ये भी हम आपको बता दें। इजराइल के लेबनान पर हमले लगातार तेज है और अब तक लेबनान में कई 100 लोगों की मौत हो चुकी है। लेबनान के विरोध में ट्रंप और नेतन्याहू। मिडल ईस्ट में ईरान के हमले अब भी जारी है। आपको बता दें कि ईरान की रिफाइनरी पर यूएई का हमला हुआ और भारी नुकसान और तबाही की तस्वीरें भी देखने को मिली। ईरान स्टेट ऑफ हार्मुज फिर से बंद कर दिया है। आपको बता दें कि अभी फिलहाल ईरान की तरफ से ये भी कहना है कि आने वाले समय में स्टेट ऑफ हार्मुज को लेकर सख्त कदम उठाए जाएंगे। 10 पॉइंट ड्राफ्ट पर अमेरिका की बेरुखी भी देखने को मिल रही है। हालांकि ईरान की तरफ से कहना है जो 10 पॉइंट्स रखे गए हैं उसमें से सबसे पहला पॉइंट यही है कि सीज फायर होने के बावजूद आप जो हमले कर रहे हैं वो सरासर गलत है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी है और इसी को लेकर ये नाराजगी देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात ये है कि जब इस्लामाबाद में बैठक होगी, बातचीत की शुरुआत होगी, क्योंकि आज का ये पूरा दिन बेहद अहम माना जा रहा है। क्या ईरान की सहमति बन पाती है, क्या अमेरिका ईरान की शर्तों को मान लेता है, क्या कुछ रहेगा, सभी की नजरें। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर्ड कर्नल संजीत सुरी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निपुण अलम बयान, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोहेल काजमी, वरिष्ठ पत्रकार है। हुसैन जावेद, वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो निपुण साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी मैं आपके पास। संजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए। संजीत जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या लग रहा है आज जो इस्लामाबाद में बातचीत होगी, क्या उस बातचीत से क्लियर रास्ता निकल पाएगा, क्या इस युद्ध विराम का दी एंड होगा। वैष्णवी जी धन्यवाद, जय हिंद। आपने अपने चैनल पे बुलाया और बड़े वरिष्ठ पैनलिस्ट के साथ और खास तौर पर हुसैन जावेद साहब पाकिस्तान से हैं, इनके साथ काफी बातचीत होती रहती है और मैं इनको मुबारकबाद देता हूं कि पाकिस्तान को भी मुबारकबाद कि वो जो है एक बहुत बड़ी लड़ाई को रोकने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि ये अगर वो कर लेते हैं तो ये जो है पाकिस्तान के लिए नहीं, ईरान और अमेरिका के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी होगी और मुझे उम्मीद है जावेद साहब इस खुशखबरी को हमें जल्दी ही सुनाएंगे। जी, अब सवाल इस चीज का आता है वैष्णवी जी, जो आपने सवाल पूछा है कि ये जो बातचीत हो रही है ये चांसेस कितने हैं इसके कामयाब होने के। देखिए, जिस हिसाब से दोनों पार्टियां अपने अपने पॉइंट पे अड़ी हुई है उससे तो देखकर ये लगता है कि अभी जो चांसेस है इसके पीस की तरफ जाने के वो बहुत कम है, अनटिल अनलेस दोनों पार्टी कुछ मिडिल ग्राउंड तय करे, कुछ ईरान मान जाए और कुछ अमेरिका मान जाए तो जो है संभव है। लेकिन उससे पहले जो खबरें आ रही हैं वो जो है चिंताजनक खबरें हैं। जैसे ईरान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि 2 शर्तों पहले मानी जाएगी तो ही बातचीत होगी, नहीं तो बातचीत नहीं होगी। पहली शर्त यह है कि लेबनान में जो हमले इजराइल कर रहा है उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि लेबनान जो है इस जो सीज फायर डील है इसका एक हिस्सा है जो ईरान कहता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल कहते हैं कि लेबनान कभी भी इस सीज फायर का हिस्सा नहीं थे। दैट इज नंबर 1, जिसपे जो है पूरा डिसएग्रीमेंट है और ईरान ने क्लियर कर दिया है कि जब तक इसके ऊपर जो है सहमति नहीं होगी हम बैठक में नहीं बैठेंगे। नंबर दूसरा जो है, जो एसेट्स, फ्रोजन एसेट्स है जो अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी फर्स्ट टर्म में आके सैंक्शन लगाए थे, जो ईरान के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो पैसे लगे हुए हैं उन पैसों को अनफ्रीज किया जाए, मतलब उनको छोड़ दिया जाए ताकि ईरान में जो माली हालत है, इकोनॉमिक जो कंडीशंस है उनको इम्प्रूव किया जाए। तो ये 2 शर्तें हैं। अगर ये दोनों शर्तें जो अमेरिका मान जाता है तो ये बातचीत आगे होगी, नहीं तो जो है
पहले से ही नॉन स्टार्टर हो जाएगा। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है, क्योंकि अमेरिका का भी डेलीगेशन पाकिस्तान में पहुंच गया है, ईरान का भी डेलीगेशन पाकिस्तान में पहुंच गया है, तो इससे साफ जाहिर है कि दोनों पार्टी चाहती हैं कुछ ना कुछ इसका हल निकले। तो अब आने वाला समय बताएगा किन पॉइंट्स पे, क्योंकि जो पॉइंट अमेरिका ने दिए या जो पॉइंट ईरान ने दिए हैं, उन पे जो पॉइंट वो ऐसे हैं जिसमें मुझे नहीं लगता कि एक साइड पूरी मान जाएगी या दूसरी साइड, तो उनमें कॉम्प्रोमाइज दोनों को थोड़ा थोड़ा मिडिल ग्राउंड तय करना पड़ेगा, तभी ये कामयाबी की तरफ जाएगा। जी ठीक है निपुण जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। मेरी आवाज पहुंच रही होगी सर। हम लगातार देख रहे हैं कि सीज फायर को लेकर किस तरीके से अभी भी बयानबाजी का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। ईरान के पास एक गोल्डन की है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, और उसको लेकर वो लगातार सख्ती बरत रहा है। साफ तौर पर ईरान का कहना है आने वाले समय में और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। देखिए, अभी जैसे मेरे से पहले सरोज जी बोल रहे थे, मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ, उसी में आगे जोड़ता हूँ। देखिए, आज भी अब देखें, थोड़ी देर पहले भी आपको सुनने में आया होगा कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा पर भी बड़े हमले किए हैं और लगातार ये वॉर जारी है। देखिए, जो बातचीत ईरान से होनी है उसके मेन 3 कोज हैं। 2 कोज तो पुराने हैं कि ईरान अपना एटॉमिक प्रोग्राम को जो है उसको रोके। ईरान उसको रोकने को तैयार नहीं। ईरान कहता है कि मैं पीसफुल वर्क के लिए तो करूंगा, भले एटॉमिक वेपन ना बनाऊं, लेकिन पीसफुल वर्क के लिए भी जितना प्रोग्राम का यानी परमाणु संवर्धन जो एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम है उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। वो 60% तक ऑलरेडी पहुंच चुका है। कुछ हफ्तों का मौका मिले तो बम बना सकता है। तो ऐसे में इजराइल किसी भी तरीके से कोई भी रिस्क लेने की कैपेसिटी में नहीं है। इजराइल का मानना है कि ईरान कभी भी अगर एटॉमिक वेपन बना लेता है तो ये सीधा सीधा जो थ्रेट्स है वो इजराइल को होगा। और सेकंड की ईरान जो है अपने जितने भी उसके प्रॉक्सीज हैं उनको बिल्कुल सपोर्ट करना बंद करे। ईरान तो ये कह रहा है कि तुम हिजबुल्लाह पर हमले करना बंद करो, और हमले लगातार जारी, एक दूसरे पे दोनों भीषण हमले कर रहे हैं। तो आप ऐसे कोर्स में आप बताइए कि कैसे पॉसिबिलिटीज हमें लगेगी कि ये वार्ता जो है सक्सेस होने वाली है। और पाकिस्तान जो ठीक है वाहवाही लूट रहा है, सब कुछ हो रही है, हालांकि हुसैन जी जुड़े हुए हैं, थोड़ा नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा पाकिस्तान का इतना ही है जिसको हम लोग बोलते रहे कि पोस्टमैन। मैं भी सुन रहा था सुबह सुबह जो वार्तालाप शुरू हुई है, पहले अमेरिका से बैठकर आधा घंटा पाकिस्तान बोलता है जी हमें जाके क्या बोलना है, फिर ईरान के सामने जाके वो बात बोलता है कि अमेरिका ये कह रहा है। अभी भी ईरान और अमेरिका एक दूसरे के सामने बैठे नहीं है, दोनों अलग अलग कक्ष में बैठकर बात कर रहे हैं जो बात आ रही है। और पाकिस्तान पोस्टमैन की भूमिका निभा रहा है। उन्होंने ये कहा, चाय पानी की व्यवस्था कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है टेबल वगैरह की, ये काम में पाकिस्तान कुछ है। अब सोचिए, ना तो इजराइल ने माना ईरान की मध्यस्थता को पहले, और ईरान भी मानने को तैयार नहीं था। इजराइल तो आज तक नहीं माना है, क्योंकि इजराइल तो यहाँ पे बातचीत में शामिल ही नहीं है। आप सोचिए, मेन स्टेक होल्डर जो पूरी वार्तालाप का होना चाहिए इजराइल, वो इसमें शामिल नहीं है। इजराइल और लेबनान की जो बातचीत होगी वो मंगलवार को होगी, यानी कि ट्यूसडे को होगी। अब आप सोचिए, जब मेन स्टेक होल्डर शामिल नहीं है तो आप कैसे मान सकते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं टाइम बाय चल रहा है और अमेरिका इस वॉर से बाहर निकलने के रास्ते तलाश रहा है। फ्यूचर में भी इजराइल और ईरान के बीच में ये अदावत जारी रहेगी, मुझे ऐसा निपुण जी एक सवाल और है, क्या वाकई ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है न्यूट्रल रवैया अपना नहीं पा रहा है जो अमेरिका और ईरान के प्रति होना चाहिए पाकिस्तान का? नहीं, पाकिस्तान कहाँ अपना सकता है? तो अमेरिका ने कहा कि तुम पोस्टमैन बनो हमारे बीच में। कोई और देश तो बनने वाला नहीं था पोस्टमैन। अब पोस्टमैन किसको बनाया जाए? चीन और रशिया तो है नहीं कहीं से कहीं पोस्टमैन। सऊदी, यूएई ये सब मानने को तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान तो इसलिए आया है कि अगर अमेरिका कल को ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो निश्चित रूप से पाकिस्तान को आगे किया जाएगा या पाकिस्तान की जमीन यूज की जाएगी। तो ईरान के फिर हमले किसके ऊपर होंगे? पाकिस्तान के ऊपर होंगे। तो कंडीशन क्या है कि पाकिस्तान की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। पाकिस्तान को भी लगता है कि अगर ये वॉर लंबा चलता है तो चाहने या ना चाहने में मुझे भी इस वॉर में घसीट लिया जाएगा और मैं भी इसमें फंस जाऊंगा। और फिर अमेरिका की ओर से कहा गया कि तुम्हारी भूमिका ये रहने वाली है, तुम तो मेरे प्रिय फील्ड मार्शल हो, मुनीर साहब आपको आगे आना होगा। तो मुझे उस प्रकार की कंडीशन लग रही है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान ना तो ईरान को लेकर सहज है, ईरान भी पाकिस्तान की मध्यस्थता को पहले स्वीकार कहाँ किया था, आप याद कीजिए। 5-6 दिन पहले जब बात हुई तो ईरान ने साफ मना कर दिया था कि पाकिस्तान क्या मध्यस्थता करेगा। बिल्कुल, काज़मी साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या ईरान वो इक्का है जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अमेरिका कर रहा है? आने वाले समय में ईरान भी पाकिस्तान भी इस युद्ध में कूदता हुआ नजर आ सकता है?
मैम मुझसे पूछ रही है? जी काजमी साहब आपसे। पहले तो मैम आपको गुड मॉर्निंग, और मेरे जितने को पैनल सीनियर पैनलिस्ट हैं उनको भी गुड मॉर्निंग। देखिए, हमेशा आशावादी रहना चाहिए और उम्मीद पे दुनिया कायम है। शुक्र है कि भगवान का कि पाकिस्तान को इनिशिएट किया, एक ब्रिज बनाया बातचीत करने का। देखिए, बातचीत ही एक तरीकाकार होता है। अल्टीमेटली जितनी भी जंगे हैं उनको टेबल पे ही आपको लाना है और टेबल पे डिस्कशन करनी है। तो शुरुआत तो हुई और हमें आशावादी रहना चाहिए कि इन शुरुआत से आगे के जो डिविडेंड्स है या रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव आएंगे। मुझे इसकी उम्मीद है। उसके रीजंस बहुत हैं। एक रीजन तो ये है जिसकी तरफ सब इशारा कर रहे हैं कि जनाब इजराइल ने भी माना है कि मैं भी लेबनान को लेके बात करूंगा, शायद हफ्ते का टाइम दिया उन्होंने। दूसरी बात यह, इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि जंग रुके। उसका तो सपना है कि ईरान खत्म हो जाए, ईरान पे इस तरह के हमले होते रहे और वो वजूद ही खत्म हो जाए। लेकिन यह है कि अमेरिका ने जिस तरह से अपना ग्रेसफुल एग्जिट सोचा है वो सबसे खूबसूरत चीज है, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर आज कोई डिफेम हुआ है या जिसकी डिग्निटी लो डाउन हुई है वो अमेरिका है। और अमेरिका बिला वजह इजराइल और ईरान की जंग में मामा बना हुआ था, और वो मामा ऐसा बना कि पूरा दुनिया उसको अब मामा ही तस्वुर नहीं कर रही है। तो मैं समझता हूं हमें आशावादी रहना चाहिए। जमीन कोई भी हो, कहीं भी बातचीत हो, लेकिन हमें उसको हेल्दियर लेना चाहिए ताकि बातचीत से ये सब मसाइल जो है वो खत्म हो और अमन अमान जो है पूरी दुनिया में कायम दायम हो। लेकिन ये है कि अब जैसे ये कह रहे हैं कि अभी तक वो अलग अलग कमरों में बैठे हैं, तो अल्टीमेटली वो एक ही टेबल पे आएंगे। जब बातचीत दो पार्टीज में है तो उनको एक ही टेबल पे आना है, बातचीत होगी। और मुझे उम्मीद है कि दोनों फ्लेक्सिबल होंगे। ईरान भी फ्लेक्सिबल होगा, ईरान की लीडरशिप भी फ्लेक्सिबल होगी। अगर ऐसा होता तो शायद वो बातचीत के लिए नहीं आते या मना कर देते। तो अभी लेट्स होप कि आने वाले वक्त में क्या होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है और उसकी सारी साख जो है अमेरिका की स्टेक पे लगी हुई है। बिल्कुल, और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। जावेद साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। एक तरफ पाकिस्तान की जो छवि है आतंकवाद वाली, उससे दरकिनार नहीं किया जा सकता है, और दूसरी तरफ शांति की बात पाकिस्तान करता है। कॉन्ट्रडिक्शन है। जमीनी सतह की तस्वीरें क्या है सर? जावेद जी बहुत शुक्रिया मैम कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। खासकर जो कर्नल साहब हैं उनके साथ मैंने बहुत शोज किए, हमेशा बहुत ही लॉजिक के साथ बात करते हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ। बात ये कि इस वक्त अगर वर्ल्ड में आज कोई बज़ वर्ड है ना, वो है इस्लामाबाद टॉक्स। दुनिया इस चीज़ को इस्लामाबाद टॉक्स के सिनेरियो के हवाले से देख रही है, और ये बात इस चीज़ को साबित करती है कि इस टाइम रेलेवेंट कौन है। सबसे अहम बात तो ये है। दूसरी अहम बात कि देखें, इससे पहले ये बात सही है, मैंने सबको सुना है, बहुत सारे खदशात हैं, बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं इस टॉक्स को लेके। ईरान के अपने मसले हैं, अमेरिका के अपने मसले, लेकिन अच्छी बात वही है जो भी काज़मी साहब ने भी कहा कि अच्छी बात यही है कि सब एक टेबल पर आ गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, एक माह की जंग होगी। क्या जब ये जंग स्टार्ट हुई थी अमेरिका ने उस टाइम सोचा था कि आज वो इस तरह इस्लामाबाद में आके ईरान के साथ टॉक्स कर रहे होंगे? वजह यह है कि अमेरिका इसराइल मिल के भी इस जंग में कोई स्ट्रेटेजिक लीड हासिल करने में मुकम्मल नाकाम रहे हैं। और यही वजह है, जब जंग में आप अपने ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सकते तो आपको टेबल पे आना पड़ता है। आप से जो मर्जी खिलाफ कर लें, ठीक है, आप जो भी है, लेकिन बात तो वही है। और ये बात सही है कि ईरान इस वक्त जो है वो लीड कर रहा है, जो दबदबा है वो सबके सामने भी है। ये ठीक है, ईरान नहीं होगी, लेकिन स्ट्रेटेजिक लीड उनके पास, स्टेट ऑफ होम्स उनके पास है, जो अमेरिका इसराइल अपनी लाख उन्होंने कुछ कर ली, उनके पास पता नहीं क्या है। लेकिन एक मैं समझता हूँ दुनिया के लिए अच्छा है कि आज इस तरह की टॉक्स यहाँ पे स्टार्ट हो रही हैं, और सबसे अहम बात है कि यहाँ से कोई अच्छा मैसेज जाए। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे जरूर कहूंगा, मैं नहीं समझता कि तमाम जो इनके दरमियान कॉन्टेंशियस इश्यूज हैं वो इन टॉक्स में हल हो जाएंगे। ये टॉक्स एक दिन हो सकती हैं, 2 दिन हो सकती है, मैक्सिमम 3 दिन। उसके बाद जो है ये फिर इसमें यही होगा कि फिलहाल शायद एक तरह का जावेद साहब, क्योंकि यही पाकिस्तान है जिसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहा था। ईरान ने पहले बातचीत से इनकार कर दिया, और आखिर ऐसा क्या जादू चला? क्या वाकई अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान चल रहा है? जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं पाकिस्तान वो कर रहा है? देखें, बात वही है कि दुनिया तेजी के साथ बदल रही है। इंटरनेशनल अफेयर्स में सी चेंज आ रही है, और उसको दुनिया का हर मुल्क महसूस कर रहा है। आपने अभी कहा कि शायद जो हमारा मुल्क है उसकी छवि ऐसे है, एतबार क्यों कर रहे हैं? तो हमने ज्यादा मेहनत की है, हमने वो मूवमेंट्स की है जो कई मुल्क नहीं कर सके। जब दावा है कि हम जो है वो इस दुनिया को समझते हैं। आज आप देख लें,
दुनिया में कौन सा मुल्क है जो इस टाइम अमेरिका के लिए, सऊदीया के लिए, ईरान के लिए, रूस के लिए, चीन के पाकिस्तान है, ठीक है। अगर ट्रंप के साथ ये सब कुछ हो रहा था तो फिर क्या ऐसी मजबूरी थी कि ये इस्लामाबाद में होता, फिर तो ये कभी हो सकता था ये इस टाइम किसके बीच में हो जावेद रही साहब, थी? मैं आऊंगी आपके ईरान पास, और आऊंगी अमेरिका आपके के पास। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आऊंगी मैं आपके पास जावेद साहब, आऊंगी। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, ग्लिचेस को ठीक करवाते हैं, आती हूँ मैं आपके पास। संजीव जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। आखिर पाकिस्तानी क्यों सर? बहुत सारे ऑप्शन थे, तुर्की भी एक ऑप्शन था, वहां पर भी बातचीत हो सकती थी, लेकिन हमने भी देखा कि पहले ईरान ने मानने से इनकार कर दिया, क्रेडिटिबिलिटी का वो हवाला दे रहा था, कह रहा था कि पाकिस्तान महफूज नहीं है बातचीत के लिए। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या वाकई इसमें चीन और रशिया की भी कोई ना कोई भूमिका है? देखिए विष्णु जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन इसमें भूमिका चीन की भी रही है, क्योंकि जैसे ही बातचीत जब इन्होंने फॉरेन मिनिस्टर के साथ, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की जब बातचीत सऊदी अरेबिया, तुर्की और इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बात हुई, उसके बाद इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार साहब चाइना गए, वहां बातचीत करके आए। तो इसमें चाइना की ब्लेसिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाइना भी इन्वॉल्व है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुल के बोला है कि चाइना का भी इसमें जो रोल है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर चाइना के साथ पाकिस्तान बातचीत कर रहा है। और मैं ये कह रहा हूं कि हमको एज ए इंडियन हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का कुछ कर रहा है तो वो कोई हमारे लिए खतरा है, या हमको उसको कोई नेगेटिविटी में देखना चाहिए। हमको हर चीज को पॉजिटिविटी में देखना था। जैसे काजमी साहब ने भी कहा है कि हमको ये देखना चाहिए कि एटलीस्ट चाहे वजह कोई भी रही हो, चाहे पाकिस्तान पोस्टमैन का काम कर रहा है, चाहे पाकिस्तान व्हाइट हाउस के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा, कुछ भी कर रहा है, कर तो रहा है ना काम। तो ये जो आप पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी आप समझिए, एटलीस्ट एक देश ऐसा है जो कि पूरी दुनिया में जो संकट आया हुआ है, आर्थिक संकट है, पूरी दुनिया जिससे जूझ रही है, उस एक देश के अंदर दोनों एटलीस्ट दोनों कंट्रीज के डेलीगेशन पहुंचे हुए हैं। और अमेरिका से उनके आप इंपॉर्टेंस देखें इन टॉक्सी के, उनके जो है वाइस प्रेसिडेंट आए हुए। अभी तक जो भी बात हो रही थी वो स्टीव विटकॉफ और कुशनर थे, और उधर से ईरान की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर थे। तो इसलिए हमको जो है पाकिस्तान को सराहना चाहिए इस बात को कि एटलीस्ट उन्होंने कुछ भी करा हो, चाहे वो सिर्फ पोस्टमैन है, एक का लेटर लेके दूसरे को दिया, दूसरे का लेटर लेके वापस लेके आए, लेकिन वो कर तो रहा है ना। और जो नेगोशिएशन होते हैं वो प्रोसेस होता है, वो ऐसा नहीं है कि उसका पहले दिन ही आपको उसका जो है रिजल्ट मिल जाएगा तो उसमें ताली पिटेगी या पाकिस्तान को गाली देगी। एटलीस्ट Pakistan is part of that process where the talks are going on between two rival parties, और वो भी पाकिस्तान में। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान को उस चीज का क्रेडिट देना चाहिए, वॉट एवर द रीजन मे बी, नंबर वन। नंबर दूसरा, ये जो बात कह रहे थे निपुण साहब, बात कह रहे थे कि जी वो तो अलग अलग कमरे में, ये पहली दफा नहीं हुआ है। जब पहले भी जो इनकी 3 टॉक्स हो रही थी उसके साथ, कतर के साथ और ओमान के साथ, जब भी टॉक्स होती है हमेशा शुरू में पार्टियां जो है वो अलग अलग कमरे में ही रहती हैं, और वो जो मीडिएटर होता है जो नेगोशिएट करा रहा था वो बीच में एक दूसरे के मैसेज। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान में इस तरीके से हो रहा है, पहले भी जो टॉक्स हुई थी पिछले साल भी हुई थी, अब भी हुई थी, फॉर्मेट उनका वो ही रहता है। और तीसरी चीज जो है इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान जो आपका, मैं अब आपके सवाल पे आता हूं लास्ट में कि वाई पाकिस्तान। देखिए हमको ये समझना पड़ेगा कि 2 चीजें होती है, एक होता है कंट्रोल, एक होता है इन्फ्लुएंस, और एक होता है कंट्रोल प्लस इन्फ्लुएंस। सऊदी अरेबिया, तुर्की, जो आपने तुर्की का नाम लिया, तुर्की में क्यों नहीं हो सकता था सऊदी अरेबिया? देखिए वहां पे अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है, कंट्रोल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के केस में अमेरिका का इन्फ्लुएंस भी है और कंट्रोल भी है। और अमेरिका को यह पता है कि पाकिस्तान हार्ट ऑफ हार्ट में जो है थोड़ा बहुत जो है वो अमेरिका की तरफ झुकाव दिखाएगा, ना कि ईरान की तरफ झुकाएगा। और यही वजह है कि कुछ दिन पहले ईरान ने मना कर दिया था, लेकिन अब शायद ईरान को भी ये मजबूरी है कि उनको टॉक्स करनी है, क्योंकि ईरान भी लड़ाई से फेडअप है। बोलने को डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ भी बोलते रहे, बोलने को ईरान भी कुछ भी बोलता रहे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान में बहुत ज्यादा तबाही मच चुकी है, और ईरान भी चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से एक अच्छी फेस सेविंग करके, एक अच्छा दिखा के जी हमने ये हासिल कर लिया और इस लड़ाई को बंद कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि उस केस में इसलिए पाकिस्तान को चुना गया था कि अमेरिका पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है और अमेरिका पाकिस्तान को कंट्रोल भी कर सकता है। जी
बिल्कुल बिल्कुल, और देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ रहने वाला है, और इसीलिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि स्टेट ऑफ हार्मूज को लेकर भी तनातनी बरकरार है, हालात हर एक दिन खराब हो रहे हैं, बयानबाजी का दौर भी जारी है, और आज पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर टिकी हुई है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। अमेरिका ने ईरान को फिर दिखाई आंखें। होर्मुज जल्द ही खुलवा लेंगे ट्रंप। डील नहीं होती तो फिर हमला करेंगे ट्रंप। बातचीत करने वाली टीम नरम नहीं, जेडी वैंस। हमारी उंगली भी ट्रिगर पर है, ईरान। मिडिल ईस्ट में जंग से कई देशों ने ऊर्जा संकट और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था का सामना किया। युद्ध पर सीज फायर को लेकर कयासों का बाजार भी गर्म है। इसके पीछे वजह है ट्रंप के विरोधाभासी बयान। दरअसल अमेरिका की ओर से जेडी वैंस तो वही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के नेतृत्व में ईरानी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंच चुका है। अमेरिका और इजराइल के साथ विवाद सुलझाने के लिए बातचीत ठोस नतीजे के लिए प्रयास है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं और ईरान लगातार पलटवार कर रहा है, इससे माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। ट्रंप ने कहा, मुझे देखना होगा कि क्या होता है। वे 47 सालों से दूसरे राष्ट्रपतियों के साथ बातचीत करते आ रहे हैं और हम ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं। हमें किसी बैकअप प्लान की जरूरत नहीं है। उनकी सेना हार चुकी है, हमारी सेना ने शानदार काम किया है। दरअसल युद्ध विराम पर सहमति बनने के बाद से ही इजराइल ने लेबनान में बड़े पैमाने पर हमले किए। इजरायली अटैक में एक दिन में कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग भी घायल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान के साथ हुए सीज फायर के समझौते में लेबनान शामिल नहीं रहेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल लगाने की अनुमति को लेकर कहा है, टोल नहीं लगने देंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जल्द खुलवा लेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अपने आप खुल जाएगा, हम इसे बहुत जल्द खुलवा लेंगे। वे सैन्य रूप से पराजित हो चुके हैं और हम खाड़ी को खोलने जा रहे हैं, चाहे वे साथ हो या ना हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इसे खत्म कर देंगे। किसी न किसी तरह से सब कुछ ठीक चल रहा है। ईरान की नौसेना और वायुसेना खत्म हो चुकी है, साथ ही सभी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, नेता और पूरी जगह भी। वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अगर वे हमारे साथ चाल चलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि हमारी बातचीत करने वाली टीम इतनी नरम नहीं है। हम एक सकारात्मक बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रपति ने हमें बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। ऐसे में सवाल ये कि अमेरिका की किस मजबूरी का फायदा उठा रहा है ईरान, और क्या अमेरिका के तीखे बयानों के बीच ईरान ने कूटनीतिक शतरंज की नई चाल चली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इसीलिए सभी की नजरें इस्लामाबाद पर है, क्या समस्या का समाधान निकलेगा। खास मेहमान लगातार बने हुए। नीपुर जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। हालात हम देख रहे हैं, आज बातचीत होगी। सर, क्या लग रहा है, सच में आज इस युद्ध का अंत हो जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि डील नहीं होगी तो हमला कम नहीं होगा, हमला उससे भी ज्यादा तेज किया जाएगा। डिप्लोमेटिक टाइम पास चल रहा है क्या सर? देखिए, जब इस प्रकार के टॉक्स होते हैं तो इस प्रकार के बयान आते हैं ताकि पार्टीज के ऊपर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर बने, दबाव बने और कहीं ना कहीं सहमति हो। और देखिए, मीडिया में इस प्रकार के बयान अलग तरीके से दिए जाते हैं, लेकिन जब टेबल टॉक्स होते हैं तो वहां पर बातें कुछ और निकल कर आती हैं। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि दोनों ही पार्टी इस तरह से दिखाने का प्रयास करती है कि वी आर द विक्ट्री, हम विनर साइड से हैं, हम जीत रहे हैं। तो उस प्रकार का एक इन्वायरमेंट पब्लिक डोमेन्स में पहुंचाने का प्रयास होता है ताकि पब्लिक में इस प्रकार की चीजें पहुंचे। लेकिन मुझे टॉक्स का वेट करना चाहिए। और देखिए, जो हमारे सभी सर ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि पाकिस्तान का जो रिमोट कंट्रोल है, यानी कि पाकिस्तान जो कंट्रोल है वो अमेरिका से कंट्रोल है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर हम सारे कड़ियों को जोड़ते हैं, उन कड़ियों को आप जोड़िए तो आपको निकल कर आएगा कि आखिर ये टॉक्स हो क्यों रहे हैं। अमेरिका ने कहा था कि अगर ईरान रुकता नहीं है तो हम बड़ा भारी हमला करेंगे। उससे ठीक 1.5 घंटे पहले ये सीज फायर होता है। एक्चुअली क्या था कि ना तो चीन चाहता है ना रशिया चाहता है कि ये वॉर रुके, लेकिन अगर बहुत बड़ा हमला होता है तो उस स्थिति में इस वॉर का दायरा कितना बढ़ जाएगा, इसकी उम्मीद ना तो चीन को है, ना रशिया को, ना खुद अमेरिका ईरान को है। तो वो जरूर चाहते थे कि इस प्रकार का कोई सीज फायर को लेकर बातचीत हो ताकि कुछ समय मिले दोनों ही पार्टी को सोचने का भी और अपनी आगे की रणनीति बनाने का भी, आगे जाना कैसे है।
तो उस समय यहाँ पर ये आप कंडीशन देखने को मिली। फिर पाकिस्तान को कहा गया तुम आगे बढ़ो। बाकी और कोई कंट्री, चाहे सऊदी हो, टर्की हो, देखिए सऊदी हो, कतर हो, बहरीन हो, इस तरह के जितने देश हैं, इनके बहुत बेटर संबंध ईरान के साथ नहीं है। और टर्की की जो भूमिका है वो हमेशा संदिग्ध देखी जाती है। टर्की हर मामले में अपने बेनिफिट को लेकर चलता है। और मैं बिल्कुल सही साहब बात से एग्री करूंगा कि टर्की इन्फ्लुएंस में है, कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में केवल पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को लिहाजा आगे किया गया। और पाकिस्तान की तो मजबूरी थी कि जिस प्रकार से अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशंस की बात कर रहा है, मुझे आप ये बताइए कि अगर अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट करता है तो जमीन किसकी इस्तेमाल करेगा? केवल एक देश है, पाकिस्तान। और उस स्थिति में अगर पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल होगी तो अगला जो टारगेट ईरान का होगा वो पाकिस्तान होता। वो पाकिस्तान पर हमले करता तो पाकिस्तान तो दोनों ओर से गिरने के बाद इस इनिशिएटिव को लेता है कि हाँ जी मैं रेडी हूं, जैसे आप कहेंगे वैसे बात कराऊंगा। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि जो प्राइमरी कोज हैं उन पर किसी भी पार्टी की सहमति नहीं बनेगी। लिहाजा ये हो सकता है कि अमेरिका अपने आप को बाहर कर ले और इजराइल ईरान के बीच में ये अदावत या ये जंग चलती रहे। अमेरिका वैसे ही सपोर्ट करेगा इजराइल को जैसे ईरान को रशिया और चाइना कर रहा है। आप एक बात जान लीजिए, ईरान इज ए फोर्ट, ईरान एक किला है, किसका? रशिया और चाइना का। अगर ईरान गिरता है तो ये रशिया और चाइना का एक गेटवे खत्म हो जाएगा। किसके यहाँ पर? पूरे वेस्ट एशिया के अंदर कोई ऐसा देश नहीं है जो रशिया और चाइना को फिर अपना देश देगा, अपना गेटवे देगा कि वेस्ट एशिया में अपने इन्फ्लुएंस को या अपनी जो भी उनकी नीड्स हैं उनको पूर्ति कर सके। तो मुझे लगता है कि एक उस तरह की स्थिति है। लिहाजा भी हम टॉक्स का वेट करते हैं। पर मैं बहुत ज्यादा, ठीक है, मैं हालांकि हमारे जो काजमी सर है वो कहते हैं उम्मीद पर जन दुनिया कायम है, मैं भी इस बात को मानता हूँ। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जो नैतिकता है, अच्छी अच्छी बातें हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नहीं चलती। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मन तो हमारा भी करता है कि पूरी दुनिया में गुलाब की खुशबू फैल जाए और पूरी दुनिया में एकदम आनंदित हो, इत्र का वातावरण हो। मैं भी लाइक करता हूँ, काजवी सर भी लाइक करेंगे, हम सब लाइक करेंगे, मोहब्बत ही मोहब्बत हो। लेकिन देखिए पाकिस्तान जैसा देश मोहब्बत की बात समझता है क्या? जब तक इनको समझाया ना जाए। तो कुछ ऐसे देश हैं तो सब कहते हुए कहाँ मोहब्बत की बात हम लोग कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा बड़ा दिखने में जो दिखता है वैसा होता नहीं है। बड़ा विडम्बना और बड़ा ही क्रूर चेहरा होता है। आप देखिए ईरान कैसी बातें, मतलब बहुत सारी बातें ऐसी हैं अगर उन कड़ियों को जोड़े। लेकिन चलिए, उम्मीद हम भी रखते हैं, मैं भी पॉजिटिव तरीके से देखना चाहता हूँ, क्योंकि हम भी चाहते हैं वो रुके, होमोस खुले, हमारे यहाँ भी जो ऊर्जा का क्राइसिस क्रिएट ना हो। क्योंकि कई देश तुम देख रहे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान किस प्रकार से ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं। कम से कम हमारी सरकार ने संभाला तो है, हमारे पेट्रोल डीजल के रेट, सीएनजी के रेट बढ़े नहीं है। नहीं तो स्थिति यहाँ भी स्थिति खराब ही है, हो जाएगी अगर इस प्रकार से वोट लंबा चला। और हम देख रहे हैं जिस प्रकार से पीएम मोदी ने एड्रेस किया पार्लियामेंट के दोनों सेशन को, या हमारी जो लगातार सिक्योरिटी काउंसिल्स की जो बैठक हुई, यानी जो हमारी सिक्योरिटी वाली जो समिति है, तो वो दिखाती है कि हम भी बहुत संजीदा इस वॉर को देख रहे थे। कहीं ना कहीं पीस तो सबके लिए अच्छा है। जावेद साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी इस बार, लेकिन पाकिस्तान ने पहल अच्छी की है, मोहब्बत की बात पाकिस्तान कर रहा है। जी बिल्कुल, और मैं अपने दोस्त निपुण जी को यही कहूँगा कि हम पर भी थोड़ा सा एतबार कर लें। गुलाब हमारे यहाँ भी होते हैं और खुशबू यहाँ पर भी आती है। खैर ये तो लाइटर साइड की बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप हिस्ट्री देखें पाक अमेरिका की, पहला मौका नहीं है कि अमेरिका के लिए हमने कोई इस तरह की कोशिश की कि उनके लिए ब्रेक थ्रू हो जाए। आपको याद होगा 1970 में अक्टूबर में ये पाकिस्तान ही था जिसके थ्रू चाइना और अमेरिका के जो आपस में ताल्लुकात है, पहली बार वो इस तरह बनाए गए थे। तो ये हमने हमेशा अमेरिका को इस तरह का ब्रेक थ्रू करके दिया और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम पे इस हवाले से एतबार किया जा सकता है। दूसरी बात, अगर हम देखें ईरान पे तो प्रेशर है बिल्कुल, क्योंकि ये बात सही है, ये निपुण साहब ने भी सही कहा, ये कर्नल साहब ने भी सही कहा है कि उनकी जो जंग होती है उसने ईरान को कमजोर किया। ठीक, उनके अवाम जो है वो उस तरह सामने आ गए और ट्रंप इससे बहुत ज्यादा परेशान भी हो गए हैं कि ईरान वेनेजुएला साबित क्यों नहीं हो। लेकिन ईरान का जो ढांचा है, उनका जो स्ट्रक्चर, उनकी इसमें किसी पे दबाव है। दबाव क्यों है? सबसे पहले और क्या वहां पे होने उनकी उन पे बहुत खत्म जो है प्राइस है
वो भी में जावेद साहब मैं आऊंगी, मैं आपके पास आऊंगी। जावेद साहब माफी के साथ मैं आपको रोकना चाह रही हूँ, आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है, ग्लिचेस काफी आ रहे हैं। आऊंगी मैं आपके पास। काजमी साहब मैं आपके पास आती हूँ। काजमी साहब इन तमाम सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जियोपॉलिटिकल सिनेरियो किस तरीके से बदल रहा है सर? मैम जियो पॉलिटिकल सिनेरियो तो पूरी दुनिया का बदल गया है। जंग आज पूरी अगर परमानेंट नॉर्मलाइजेशन की भी तरफ चलती है, तब भी जियो पॉलिटिक्स जो है पूरी दुनिया का समीकरण बदल चुका है। सरोही साहब ने बहुत खूबसूरत बात की इन्फ्लुएंस और कंट्रोल की। देखिए अगर इन्फ्लुएंस और कंट्रोल में से भी पाकिस्तान एक ब्रिज बनता है तो मैं समझता हूँ वी शुड वेलकम इट अप। और दूसरा है कि जो इमेज पाकिस्तान की जैसी भी है, अगर वो इमर्ज होती है, अच्छा हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमसे ही जुदा हुआ है, तो हम तो हमेशा, हिंदुस्तान तो हमेशा दुआएं करता है। जितने भी कॉन्फिडेंट बिल्डिंग मेयर्स हैं हिंदुस्तान की तरफ, पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। अब इनकी अपनी मजबूरियां हैं, वहां रिसेशन है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी और सिरोही साहब मानेंगे क्योंकि ये तो एक्सपर्ट है कि जब जंग होती है तो एक हारता है एक जीतता है। ये 40 दिन की जंग के बाद पूरी दुनिया में ईरान कहता है मैं जीता हूं, अमेरिका कहता है मैं जीता हूं। ये दोनों पार्टीज जीती हुई हैं और इन दोनों पार्टीज की जीत जो है वो ग्लोबली देखिए डिफरेंट जो सिंपथाइजर है दोनों मुल्कों के, वो जश्न मना रहे। तो भैया तबाही हो गई, पूरी दुनिया अनसर्टेनिटी में है, रिसेशन शुरू हो गया, लेकिन दोनों पार्टीज कहती है हम जीते हुए। अब उस जीत को की क्या कंडीशंस हैं, किस तरह की रणनीति आगे, उसके लिए अगर ये इनिशिएटिव लिया गया। देखिए आसिम मुनीर साहब ने जंग से 2-3 दिन पहले ही, जंग के बीच में ही शायद, एक कॉन्फ्रेंस की जहां सारे उलमास को बुलाया गया और उसी वक्त हम समझ गए थे कि जनाब इन्होंने कहा कि शिया उलमास को कहा कि अगर आपको ईरान से ज्यादा मोहब्बत है तो ईरान चले जाओ। तो अभी भी वो शिया सुन्नी का जो जिस बुनियाद पे इस्लामिक स्टेट का तस्वर हुआ था कायदे आजम जिन्ना का, वो अभी भी वहां जो है शिया सुन्नी की जंग जो है वो सिर्फ ये था कि मैं व्हाइट हाउस को खुश कर रहा हूँ, ट्रंप के साथ हूँ, शिया सिर्फ ईरान में रहते हैं और मैं सिंपथाइजर हूँ अमेरिका का। तो वहां से ही हमें इंडिकेट हो गया था, पता चल गया था कि साहब ये कंट्रोल और इन्फ्लुएंस जो सिरोही साहब बोल रहे हैं, बिल्कुल मैं इससे पूरा मुत्तफिक हूं कि जनाब ठीक है, हम खुश होते हैं, कोई तो इनिशिएट करेगा, कोई तो सरजमी होगी जहां बातचीत होगी। चलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ शाम तक होगा। जैसे सर ने कहा कि निपुण सर ने कि फूल ही फूल, देखिए जी कांटों से भी तो काम बनने वाला नहीं है। कांटे तो देख लिए 40 दिनों में, ये वैसी वॉर्स तो है नहीं जो पहले वॉर्स होती थी। मैंने कहा ना पहले कि एक बोलता मैं जीत गया, दूसरा मैंने तेरी जमीन हथिया ली। यहाँ तो कुछ मिला नहीं, ना कोई ऑब्जेक्टिव था, ना रजीम चेंज हुई, ना स्टेट ऑफ हार्मोस को खोल पाए, ना कुछ और चीजें हैं, ना ग्रेटर इजराइल बन गया, ना। अब देखिए वर्ल्ड, जो आपने सवाल किया बड़ा खूबसूरत है, जंग खत्म आज होती है, महीने बाद होती है, पूरी वर्ल्ड पॉलिटिकल नरेशन जो है वो सोचने पे मजबूर हो गई है और जियो पॉलिटिक्स तो टोटल चेंज हो गई है। उसकी रणनीति तो बाद में शुरू होगी, लेकिन यह कि हर मुल्क जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके अब बड़ा संजीदगी से काम करेगा। ये हमें पाकिस्तान ने भी थोड़ा सा सिखा दिया। ठीक है जावेद साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। आई होप कि आवाज अब क्लियर होगी। आवाज आ रही है? जावेद साहब प्लीज अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। जी मैम, आपको मेरी आवाज साफ आ रही? बिल्कुल जी ओके जी, मैं अपनी बात यहाँ पे कंप्लीट करना चाहूंगा। मैं वही कह रहा था कि इस टाइम ट्रम्प पे प्रेशर बहुत है क्योंकि शी जिनपिंग से मई में उन्होंने मिलना है। इस साल के आखिर में अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जंग खत्म हो, जो फ्यूल की प्राइसेस वो भी कंट्रोल में हो। सबसे बड़े जो एक्टिव फाइल्स हैं उन्होंने वैसे ही ट्रम्प को एक तरह का ना बैकपैक कर दिया। मैं समझता हूँ कि ईरान पे दबाव, लेकिन ट्रम्प बहुत ज्यादा दबाव का शिकार है और कहीं ना कहीं बात सही है कि वो डील असल में चाहते थे, लेकिन नेतन्याहू ने उनको एक ऐसी जंग के अंदर क्यों किया जहां उनको बहुत ज्यादा बदनामी का सामना भी करना पड़ा है। और काजमी साहब ने सही कहा कि कांटों से तो हल नहीं निकलता, कहीं ना कहीं आपको इस तरह से बात यहाँ पर करना होगी। मैं समझता हूँ कि हर चीज इस टॉक बॉक्स में हल, ये एक दिन टॉक हो सकती है, 2 दिन हो सकती है, मैक्सिमम 3 दिन हो सकती है, लेकिन अगर इनके बीच में एक तरह की सीएम्स हो जाए, कॉन्फिडेंस एक तरह का आज एक वायबल एनवायरनमेंट जाए, तो ये हम सब के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है संजय जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। मान लेते 1% भी बातचीत से कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता है, अमेरिका भी नहीं मानता, ईरान भी नहीं मानता, तो सर क्या लग रहा है फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ आगे बढ़ा जाएगा? युद्ध और भी ज्यादा खतरनाक होगा? हाँ जी वैष्णवी जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर जो आप कह रहे हैं 1% अगर कामयाब नहीं होता है तो उस केस में जो सिचुएशन है वो और ज्यादा खराब हो जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास फिर क्या ऑप्शन बचेगा? अगर ये
सिचुएशन आ जाती है कि टॉक्स नहीं हो पाती, दोनों साइड एक दूसरे की बात को नहीं मानते, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन उनके पास ये है, लड़ाई को और ताबड़तोड़ तरीके से किया जाए, जारी रखा जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि कुछ ना कुछ ये कह के कि हम जीत गए, और वहां से जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद निकलने और इजराइल को बोल दें कि ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे, आप ईरान के साथ लड़ते रहे। तो मुझे लगता है अगर ये टॉक्स फेल हो जाती है तो ये ईरान, मिडिल ईस्ट पूरे के लिए, ईरान के लिए बहुत ज्यादा खतरा साबित होगा और इजराइल के लिए खतरा साबित होगा। और मेरा ये मानना है, अगर ये टॉक्स जो आप कह रहे हैं 1% अगर फेल हो जाती है, मतलब फेल हो गई, तो इसमें ज्यादा हाथ फेल होने का जो इजराइल का होगा, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता है कि ये ईरान को इस स्थिति में छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसको पता है कि ईरान तरीके से इकोनॉमिकली और मिलिटरीली उसके मिलिट्री एसेट्स को बहुत ज्यादा बर्बाद कर दिया गया है। अगर उसको इस हालत में छोड़ दिया गया तो अगले 2, 4, 5 साल बाद ईरान वापस ताकतवर हो जाएगा और फिर उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे हम जो कि 27 फरवरी को थे। तो इजराइल नहीं चाहेगा कि ये लड़ाई बंद हो और अमेरिका के साथ मिलकर और ज्यादा बर्बादी को हमको देखने को मिलेगी। अब सवाल ये आता है कि ये हवाई जहाजों से या मिसाइलों से ही हमले होते रहेंगे या ग्राउंड इन्वेजन होगा। अब ग्राउंड इन्वेजन अगर होता है, निपुण साहब की बात से मैं पूरा सहमत हूं, तो उस केस में और कोई रास्ता नहीं है जहां से जो है ग्राउंड ट्रूप्स को लॉन्च किया जाएगा। अगर कोई रास्ता है तो वो पाकिस्तान से किया जाएगा, और पाकिस्तान का भी इसको बहुत बड़ा डर है, क्योंकि पाकिस्तान जो मध्यस्थता कर रहा है वो तो अच्छी बात है, कर रहा है, करनी भी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की अपनी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो ईरान के साइड लेता है तो जो डिफेंस पैक्ट सऊदी अरेबिया के साथ किया था उसमें जो उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाती है। ठीक, संजीव जी माफी के साथ रोकना चाहूंगी, इसी बीच सलमान खुर्शीद क्या कुछ कह रहे हैं मध्यस्थता को लेकर, आपको सुनाते हैं। या एक दूसरे की बात को नहीं समझते, नहीं मानते, तो फिर तो कुछ ना कुछ बिगड़ेगा, लेकिन फिर से युद्ध होगा नहीं होगा आज कहना तो संभव नहीं है, इसलिए कि युद्ध का विरोध भी दुनिया में बहुत जगह हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में के आवाम के बीच में युद्ध का विरोध हो रहा है। तो युद्ध का विरोध तो चारों तरफ है, इजराइल तक में युद्ध का विरोध हो रहा है। तो उसके बाद जो वहाँ की जो लीडरशिप है वो हिम्मत कर पाएगी कि फिर से युद्ध करें, ये जानते हुए कि दुनिया पर इतना दुष्प्रभाव इसका पड़ा है, हमारे देश पे पड़ा है, पूरी दुनिया पे पड़ा है, कीमतें बढ़ रही हैं, ईंधन नहीं मिल रहा है, फर्टिलाइज़र पर और आयात पर, ट्रेड पर, हर चीज़ पे एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो बहुत हिम्मत होगी उन लोगों की जो फिर से युद्ध में जान जाए। तो सलमान खुर्शीद को आपने सुना। संजीव जी मैं आपके पास ही आऊंगी, जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, अगर ये युद्ध में बातचीत में समस्या का समाधान नहीं होता तो ये युद्ध और भी ज्यादा खतरनाक रूप धारण करेगी। कंप्लीट करिएगा सर बात। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये युद्ध नहीं मतलब इनकी बातचीत कामयाब नहीं होती है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर कोई मतलब फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा उनके पास, क्योंकि उनको फिर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। वो निकलना चाहते हैं, लेकिन निकले किस वजह से? हार की ये कह के तो नहीं जा सकते कि जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलता तो नहीं खुले, हम तो जा रहे हैं, क्योंकि फिर उनकी जो है पूरी दुनिया के सामने जो उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी नहीं पूरी अमेरिका की जो कहते हैं कि अमेरिका की इतनी पावर रहेगी, लेकिन जो प्रोजेक्ट करने की पावर है वो खत्म हो जाएगी। फिर जो है जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है उनको भी ये लगेगा कि अब हमको अपना जो है देश की सिक्योरिटी को आउटसोर्स नहीं करना चाहिए, अब हमको अपनी सिक्योरिटी अपने भरोसे रखनी चाहिए, क्योंकि हमने अमेरिका के भरोसे रखा था, अमेरिका लड़ाई छोड़ के चला गया और हमको जो है ईरान का सामना अब करना पड़ेगा। तो उस स्थिति में हालात खराब होगी। और मैं ये कह रहा था अगर ग्राउंड इन्वेजन होता है, जो निपुण साहब ने भी कहा है, उस केस में मुझे ये डर है कि शायद जो है पाकिस्तान का इस्तेमाल ना किया जाए। पाकिस्तान के थ्रू अगर जो है ग्राउंड ट्रूप्स जाते हैं तो फिर जो पाकिस्तान भी इस लड़ाई के घेरे में आ जाएगा, और हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान इस घेरे में आए, क्योंकि अगर पड़ोसी मुल्क के ऊपर हमला है तो उसका जो है हमारे ऊपर भी उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो ये पाकिस्तान के लिए भी अब समस्या होगी अगर ये टॉक्स फेल हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान तो दो बड़ी बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है, लेकिन कब तक कर पाएगा? अगर ईरान की साइड लेता है तो सऊदी अरेबिया नाराज होता है, और अगर सऊदी अरेबिया की साइड लेता है, उसकी तरफ से लड़ता है, तो ईरान का
हमला को सामना करना पड़ेगा। तो ये जावेद, हालात बिल्कुल अभी जो बिल्कुल। जावेद साहब, मैं आपके पास जी ही आऊंगी। क्या लग रहा है, पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं सर? देखिए, मैं आपको ये कहूंगा कि अगर तो ये टॉक्स इस तरह फेल होती है, मैंने अपने पैनलिस्ट को भी सुना है, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जो है वो यहाँ से हमारा इस तरह से रूट लेगा और यहाँ से ईरान पे जो है वो जमीनी हमला करेगा। और अगर अमेरिका ऐसा सोचता भी तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि हम ऐसी ऑप्शन को मुकम्मल तौर पर रद्द कर देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल भी हमारे इंटरेस्ट पे नहीं होगा। और इसमें एक और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि अभी इसराइल के हवाले से बात हो रही थी ना, कि इस जो कि ईरान का तो हाल जो बहुत ज्यादा खराब हो गया है, तो इसराइल के अंदर क्या हालात है ये भी सबको पता है कि जितनी तबाही इसराइल के अंदर हुई है, उनका पूरा समाज बिल्कुल एक तरह का तबाह होकर रह गया है। उनका जो एरोडोम है वो किसी काम नहीं आया। आप खुद देख लें कि उन्होंने बहुत इसका हल्ला मचाया था कि हमारे पास बेस्ट सिस्टम है, कोई भी इस तरह से हमला होगा हम उसको उस तरह से रोक सकते हैं, लेकिन वो कितनी बुरी तरह नाकाम हुए हैं। इसराइल की जो फजाएं हैं वहां आपको ईरान के मिसाइल दिखाई दें। इसराइल की जो असल तबाही है वो तो ये सामने आने दे नहीं रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक और बात है, अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, अभी कर्नल साहब ने सही कहा है, जो गल्फ कंट्रीज हैं वो सर सोचना शुरू कर चुकी हैं कि अमेरिका पर रिलाय हो नहीं सकता। वो सोचेंगी नहीं, वो सोचना शुरू कर चुकी हैं। और इसकी सबसे बड़ी अहम वजह यह कि कतर ने कह दिया है अमेरिका को, जो आपने यहाँ पे हमारा अपना एक फौजी अड्डा खोला है, इसको समेटे हैं बस यहाँ से, क्योंकि आप हमारे किसी काम नहीं आए। ये मैसेज अमेरिका को पहुंच चुका है। तो मैं समझता हूं इस जंग को इस तरह लंबा लेके चलना अब अमेरिका के हाथ में उस तरह है नहीं। क्योंकि देखिए, जब आप एक माह की जंग के बाद आते हैं ना, फिर आप बॉक्स पे जाते हैं, उसके बाद दोबारा आपको जंग पे जाना होगा, तो आपके पास कोई प्लान होना चाहिए। और अब तक हमने यही देखा है, चाहे वो इसराइल है चाहे वो अमेरिका है, इनके जो प्लान है नाकाम हुए हैं। मुझे नहीं लगता इन फ्यूचर अब ग्रेटर इसराइल का जो उनका एक कॉन्सेप्ट है उसकी कोई गुंजाइश है। मुझे नहीं लगता कि जो ट्रंप ने एक तरह का स्लोगन दिया था मागा का, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये ट्रंप होते हुए अब पूरा हो सकता है। तो अमेरिका का जो इमेज है उसको बहुत ज्यादा झटका लगे, और अमेरिका एक लंबी जंग में अगर जाएगा तो ये उनके लिए वियतनाम की जंग बन जाएगी। ठीक है निपुण जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। सर, ईरान ने 10 ऐसी पॉइंट्स को रखा है। क्या लग रहा है सर, कितना प्रैक्टिकल वो 10 पॉइंट हैं और बहुत इजीली अमेरिका मान जाएगा, या फिर अनरियलिस्टिक तमाम सिचुएशंस होंगे? देखिए, मैंने कहा था स्टार्टिंग में भी, अब भी बार बार वही बात दोहराऊंगा कि वो प्रैक्टिकल नहीं है। जिस प्रकार की बातें हो रही है इसमें दो कोस तो ऐसे हैं जिनको लेकर ना तो इजराइल एग्री होगा और उन कोस को लेकर ईरान भी सहमति आपको दिखाई नहीं देगी। इजराइल का कहना है कि ईरान अपना एटॉमिक प्रोग्राम ना चलाए, लेकिन ईरान कह रहा है कि हम चलाएंगे लेकिन पीसफुल वर्क के लिए चलाएंगे। इजराइल का कहना है कि जितना आपने अपनी कैपेसिटी बना ली है, आप तो बहुत ही हफ्तों में, कुछ ही हफ्तों में आप बम भी बना सकते हैं, तो ऐसे में हम आपको कैसे मान लें कि आप उसका बम नहीं बनाएंगे। और ईरान इजराइल के बीच में ये सबसे बड़ी अदावत है। दूसरी बात, सबसे बड़ा कोस कि ईरान कह रहा है कि हिजबुल्लाह पर, हूतीस पर, जितने भी संगठन हैं, चाहे हमास, सब पर अपने हमले रोके, लेकिन इजराइल इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अगर वो थोड़ा भी हिजबुल्लाह को छोड़ता है या ड्रॉप करता है, हिजबुल्लाह दोबारा से अपने आप को रीबिल्ड करेगा और मजबूत करेगा, दोबारा फिर हमले होंगे। और जो ये 2023 से चल रही अदावत है, इसको रोकने का मतलब ये होगा कि ईरान के अब तक के इजराइल के जितने अब तक के ऑपरेशन है, वो सारे के सारे फिर दोबारा से आपका जीरो शुरू होंगे, दोबारा से फिर स्टार्ट होंगे। लिहाजा खास वो बात जो वॉर के बाद उलझी, वो होमोस को लेकर उलझ रही है। तो कई इस प्रकार की जगह, जिस प्रकार का ये मुद्दा है, ये मुद्दा एक दो टॉक्स की बात नहीं है, ये लंबे मुद्दे हैं, चले आ रहे पहले से मुद्दे हैं। कुछ समय के लिए वो रुक सकता है, परमानेंट इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि परमानेंट एक दूसरे के खिलाफ जिस प्रकार की आग उगली जा रही है उसको आप रोक नहीं सकते। और ईरान के अंदर अगर सत्ता परिवर्तन हो जाता और ऐसी सरकार बन जाती जो कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका को सुहाने वाली थी, तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि वो रुक सकता था। अमेरिका इजराइल ईरान को उसके अकॉर्डिंग बनवा सकता था। लेकिन जिस प्रकार की आज सरकार है, यानी कि खामनेई के जाने के बाद भी जो बनी सरकार है, नया रिजीम है, वो भी बहुत लिबरल नहीं है। वो भी लगातार उसी तरह के सुर, बल्कि बहुत अग्रेसिव स्टैंड उसका देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में मैं अभी भी उम्मीद, ठीक है, उम्मीद पर दुनिया कायम, इस बात को बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, लेकिन बात वही है कि उस बात पर आप कैसे लेकर आएंगे। देखिए, प्रैक्टिकलिटी थोड़ा सा दिक्कत वाली होती है।
और पाकिस्तान तो अपने आप को जब फंस चुका है तो उस स्थिति में पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं है कि पाकिस्तान कल को ये तो कह सकता है कि भैया मैंने इनिशिएटिव लिया, मैंने कोशिश की, बात नहीं बनी। तो उस स्थिति को लेते हुए पाकिस्तान अपना एक्शन दिखा रहा है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि भैया कुछ बात बन जाए तो मेरी जान बच जाए, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान उलझा हुआ है। तो कई सारे मसले ऐसे हैं। उम्मीद की बात नहीं मैं कहूंगा, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद नहीं है कि ये बात बहुत सक्सेस होने वाली है। इतना हो सकता है कि अमेरिका साइड हो जाए और ये वॉर इजराइल और ईरान तक सीमित हो जाए। सर, अगर अमेरिका साइड हट जाएगा तो फिर उसकी साख पर बात आ जाएगी। नहीं नहीं, देखिए साख की बात नहीं, वही बात है कि कुछ समय के लिए अगर अमेरिका ईरान को इस बात को समझा लेता है कि तुम 2-4 हफ्ते रुक जाओ, फिर आगे देख लिया जाएगा, कुछ उस तरह की बातें हो सकती है। लेकिन बात तो वही है कि अमेरिका को आखिर हासिल क्या हुआ। तो ये सब अब देखिए जेडी वेंस के जो बयान इस समय आ रहे हैं, हालांकि मैं इन बयान को ज्यादा वैल्यू देता नहीं हूं। मैं मानता हूं कि इस प्रकार के बयान हमेशा दिए जाते हैं इस प्रकार के टॉक्स के बीच में, ताकि पब्लिक में मैसेज ना जाए कि कौन पार्टी हार रही है, कौन जीत रही है। पब्लिक में या वर्ल्ड के सामने मैसेज देना कि वी आर द विक्ट्री साइन, हम विनर रहे, हम जीते हैं, हमने ये किया है। बिल्कुल, हो भी वही रहा है। ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें भी वही साफ देखने को मिल रही है। काज़मी साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका जीत गया, मुस्तफा अल खामनी कह रहे हैं कि ईरान जीत गया। सर, इस युद्ध में जीता कौन है? क्योंकि बातचीत तो लगातार हो रही है और जैसा कि उम्मीद सभी को है कि इस युद्ध का अंत हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन कुछ और है। एक बात तो आप मानेगी कि ये युद्ध जो है ये नाफिज किया गया है, थोपा गया है ईरान पे जबरदस्ती से। और ईरान का जो पुरानी हिस्ट्री है वो कभी भी ऐसी नहीं है कि उसने किसी के साथ कोई ऐसा पंगा लिया हो जिससे कि उसने कहीं किसी के खित्ते में जाके जंग अनाउंस की हो। वो सिर्फ अपने आप को बचाता रहा है और बचाने में वो हीरो बन गया। और कोई पूरी दुनिया जो है एक्नॉलेज कर रही है। जो अमेरिका के सिंपथाइजर थे वो आज ईरान के सिंपथाइजर है, चाहे वो कोई मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन वर्ल्ड ओपिनियन बदलने में ईरान बहुत आगे बढ़ गया है। इसको तो आप सब मानेंगे ना। दूसरा ये है, इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ट्रंप की है, अमेरिका की है। देखिए, आप दुनिया से तो लड़ लेंगे, लेकिन जब आपके घर के लोग नाराज हो जाते हैं, आप जिस मुल्क के रहबर है, जिस मुल्क को लीड कर रहे हैं, वो लोग आपके सड़कों पे है। यूएस कांग्रेस आपको अपोज कर रही है, नाटो अपोज कर रहा है, यूनाइटेड नेशन अपोज कर रही है। और इससे पहले तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका सदर के बिना चलता था, वहां प्रेसिडेंट्स नहीं आए, बहुत से प्रेसिडेंट्स आए, वो सारे प्रेसिडेंट्स भी अपोज कर रहे हैं ट्रंप को। तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो जिम्मेवारी का है, जो रोल सबसे इंपॉर्टेंट जिसको प्ले करना है, वो ट्रंप को करना है, क्योंकि ट्रंप को अमेरिका में ही मरना है और वही दफन होना है। तो मैं समझता हूं जो ज्यादा चीजें इन्वॉल्व करता रहा और जिन ऑब्जेक्टिव्स को वो अचीव करने की कोशिश करता रहा, वो तो धरे के धरे रह गए। और ईरान ने एक पॉलिटिकल जियोपॉलिटिक्स की नरेशन को बदलने में आज पूरी दुनिया को मजबूर कर दिया। मैंने पहले भी आपसे कहा, फिर कहता हूं, जंग कल रुके, परसों रुके या 6 महीने बाद रुके, लेकिन वर्ल्ड ओपिनियन जो है वो अमेरिका के खिलाफ बन चुका है। और पूरी चेंजेस आप देखेंगी पूरे सब कॉन्टिनेंट पे होने जाएंगी। तो इसकी जिम्मेवारी जो है, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो ट्रंप की है और अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स की है। मैं अभी भी आशावादी हूं, निपुण जी हंसेंगे मेरे पास, कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं फिर कहता हूं कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉजिटिव होंगी और अल्लाह करेगा, भगवान करेगा कि 1% भी ऐसी उम्मीद ना हो, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ईरान में भी है और फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा अमेरिका को भी लानी है कि भैया दाड़े दबके से हर मुल्क को तू वेनेजुएला की तरह उठा के सदर को उठा लेगा, ये काम चलने वाले नहीं है। दुनिया अमन अमान से चलेगी, दुनिया एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेगी। हर मुल्क अपनी जगह इंपॉर्टेंट होता है, वो छोटा मुल्क हो या बड़ा मुल्क हो, उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है। तुम अगर अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना चाहते थे तो जिस तरह से पहले तरीकाकार चल रहे थे वैसे चलते रहते और 50 साल और अपनी साख बना के रखते। अब फंस गए हो तुम, अब तुम ये थोपोगे इजराइल। सारी दुनिया जानती है इजराइल के पीछे कौन है। अगर इजराइल और ईरान डायरेक्ट लड़ाई में छोड़ भी देते हैं तब भी पता है कि अमेरिका उनके पीछे है, बैकबोन उन्हीं की है, उन्हीं की सपोर्ट है पूरी। तो इस वक्त दोनों तीनों तरफ से अमेरिका का रोल जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वो बीच के रास्ते निकाले और वो लवाजमात तय करे जिसमें दोनों मुल्क जो है अमन अमान से आने वाले दिनों में चले। और मुझे लगता है, अभी भी मैं बोलता हूं, फिर हंसेंगे निपुण साहब, कि शाम तक जो बातें आगे बढ़ेंगी फिर हम चर्चा करेंगे और ये चीजें कहीं ना कहीं सॉल्व होती हुई मुझे नजर आती है। बिल्कुल, और शाम तक कुछ हद तक तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी। जावेद साहब, आप माने ना माने लेकिन पाकिस्तान का इस्तेमाल जरूर हुआ है। अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान और यूएस का रिश्ता जो है वो बहुत ज्यादा खराब भी हुआ है। क्या ये मध्यस्थता एक कोशिश है कि वापस से पाकिस्तान और अमेरिका का रिश्ता जो है वो सुधर जाए?
नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं सका। मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा है कि अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात है वो अफगानिस्तान की वजह से बिल्कुल खराब हुए हैं। इस टाइम अमेरिका जितना हमारा क्लोज, आई थिंक बहुत कम ऐसे हमारी हिस्ट्री के अंदर मूवमेंट आए होंगे। लेकिन एक और बात जो हमारे पैनलिस्ट ने भी कही वो ये कि इस टाइम आई थिंक ट्रम्प साहब को सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि इसराइल से कोई भी कॉल आती है उसको ना उठाएं, क्योंकि वो अगर नेतन्याहू की बात सुनेंगे तो वो और ही फंसते जाएंगे। इस शख्स ने उनको कहीं का छोड़ा ही नहीं है, तो ये उनकी हुकूमत के लिए, उनके इक़्तिदार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इसराइल से कोई कॉल यहाँ पे ना लें। और सबसे अहम बात है, देखें, ट्रंप को एक और प्रेशर का सामना है। अब ये 1991 का ना वो वर्ल्ड ऑर्डर नहीं रहा। अब उनको चीन के मूड को भी यहाँ पे देखना होगा, रूस के मूड को भी देखना होगा, और उसके बाद ये फैसला करना होगा कि जंग पे जाना है या अमन पे जाना है। ये बहुत अहम बात है। और आखिरी बात, देखें, उनके सामने ईरान था, उस और ईरान मतलब ना उनकी कोई आर्मी है, ना उनकी कोई एयरफोर्स है, फजा उनकी इसराइल अमेरिका के कब्जे में थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नाको चने चबवा दिए। मैं ये नहीं कहूंगा जीता कौन है हारा कौन है, लेकिन आज की डेट में, आज जब टॉक्स हो रही है, आखिरी बात है, आप अगर देखें तो इस टाइम ईरान को स्ट्रेटेजिकली लीड हासिल है स्टेट ऑफ होम्स की वजह से। ठीक। संजीव जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। लगातार हम देख रहे हैं कि इजराइल की तरफ से लेबनान पर जो अटैक किया गया, काफी लोगों की इसमें मौत भी हुई है। क्या लग रहा है सर कि ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप जो है वो अभी भी एक बहुत बड़ा खतरा है? जी हाँ वैष्णवी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिजबुल्लाह के पास हजारों रॉकेट्स हैं जो कि ईरान की नाक में दम कर रखा उन्होंने, और वो एक स्ट्रेटेजी से फायर करता है। उसको समझने की कोशिश करें। लोग कहते हैं कि इजराइल की मिसाइल कम हो रही है, वो बहुत कम हमले कर रहा है। इजराइल जब मिसाइल के हमले करता है तो उससे पहले हिजबुल्लाह जो है अपने ड्रोन्स के हमले करता है। तो जब ड्रोन्स के हमले, रॉकेट्स के हमले करता है, तो उनका जो आयरन डोम है, जिसका जावेद साहब और जो है बता रहे थे, निपुण साहब भी बता रहे थे और काजमी साहब के, वो आयरन डोम जो उनका फेल हो गया है वो इसलिए होता है कि वो आयरन डोम रॉकेट्स को रोकने के चक्कर में रहता है, और इस बीच में इजराइल जो है मिसाइल ठोक देता है, जिसकी वजह से जाके वो मिसाइल वहां पे हिट करती है। तो ये जो हिजबुल्लाह है वो ताकतवर है, और वो इसलिए इजराइल चाहता है कि जिस तरीके से हमास को खत्म कर दिया उस तरीके से हिजबुल्लाह को भी खत्म कर दे, क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ उसका बॉर्डर लगता है, हमास के साथ उसका बॉर्डर लगता है, हौतीस के साथ उसका बॉर्डर नहीं लगता। तो इसलिए हौतीस को वो ज्यादा परेशान नहीं कर सकते। हौतीस उनको सिर्फ दूर से मिसाइल मार सकते हैं, लेकिन लेबनान में हिजबुल्लाह उनको परेशान कर रहा है, नंबर वन। नंबर दूसरी चीज ये जो मैं अभी जावेद साहब भी बात कर रहे थे कि इस मामले में डोनाल्ड, अगर आप 27 फरवरी में अगर हम वापस चले जाए टाइम में, तो 27 फरवरी के जो ईरान और अमेरिका थे वो उसमें अमेरिका का पलड़ा भारी था और जो है ईरान का पलड़ा जो है हल्का था। लेकिन आज अगर हम देखें तो ईरान का पलड़ा भारी है। अमेरिका कुछ भी बोलता रहे, उसको पायरेक्ट विक्ट्री कहते हैं। इसका मतलब आप जीत तो गए लेकिन आपको नुकसान बहुत हुआ। नुकसान क्या हुआ? आपकी छवि का नुकसान हुआ, आपकी क्रेडिबिलिटी का नुकसान हुआ। जो गल्फ कंट्रीज आपके ऊपर भरोसा करती थी, उन गल्फ कंट्रीज का आपके ऊपर से भरोसा खत्म हो गया। आज जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज थी वो खुली हुई थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, दुनिया आ जा रही थी। आज उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को आपने इतना इंपॉर्टेंट बना दिया है कि अब आपको जो है वो कहते हैं ना कि चने चबाने पड़ रहे हैं उसको खोलने के लिए। कभी आप जो है 7 कंट्रीज को कहते हो कि अपने नेवल कोलिशन बनाते हम खोलेंगे, फिर आप नाटो को कहते हो कि ये आपकी प्रॉब्लम है आप उसको खोलो। कभी आप कहते हो कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम खोलो। तो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज आराम से इंटरनेशनल वाटर था, दुनिया आ जा रही थी, आपने उसको स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट कर दिया है कि आज ईरान के सामने आप गिड़गिड़ा रहे हो। वैसे आप चाहे थ्रेट कितना भी कर लो, लेकिन ये फैक्ट है कि अब जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो स्टेटस है वो कभी नहीं बदलेगा। ईरान ने उसमें इस तरीके से माइंस लगा रखे हैं कि जब तक ईरान की IRGC के साथ आप कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, एक भी जहाज वहां से निकल नहीं सकता। ईरान आपको सेफ पैसेज देगा लेकिन फ्री पैसेज नहीं, और आपको दोनों का फर्क समझना चाहिए। 28 फरवरी को स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक फ्री पैसेज था जिसमें से कोई भी किसी भी देश का जहाज वहां से गुजर सकता था, लेकिन आज वो सेफ पैसेज है। मतलब अगर IRGC आपके साथ आप कोऑर्डिनेट नहीं करोगे तो या तो आपके जहाज माइंस में फट के एक्सप्लोड हो जाएंगे या ईरान को मार देगा। तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप साहब की इस पूरी लड़ाई में
जो है ये हार हुई है। टॉस कुछ भी हो, कितनी चीज मानी जाए नहीं मानी जाएगी, लेकिन आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को इतना इंपॉर्टेंट बना दिया है कि अब ईरान उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और आप में दम नहीं है, आप कितना भी ग्राउंड इन्वेजन कर ले कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान खोलना चाहेगा तो खोलेगी, नहीं तो दुनिया की कोई ताकत उसको खोल नहीं सकती। ठीक है निपुण सर, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या सच में अमेरिका जो इस वक्त दबाव में है, और हो सकता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए, उसे पाने के लिए अमेरिका कुछ भी कर जाए, शायद वो 10 पॉइंट भी ईरान का मान जाए? निपुण जी, आवाज पहुंच रही है? ठीक है, अमेरिका दबाव में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका पूरा प्रेशर में है। जिस प्रकार से ईरान ने चुनौती दी है अमेरिका को, उसका इम्पैक्ट अमेरिका पर बहुत ज्यादा है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अमेरिका के जेट गिरे हैं, उनसे एक कहीं ना कहीं जो अमेरिका की वेपन भी है उसकी भी रही बात। देखिए होर्मुज की, होर्मुज का अगर हम देखें तो होर्मुज का डायरेक्ट इम्पैक्ट अमेरिका पर नहीं पड़ता, लेकिन बात वही है कि वर्ल्ड को लीड हम कर रहे हैं और हम फ्री नेविगेशन का समर्थन करते हैं। और हमारी बात अगर ईरान नहीं मानता है तो जो अभी तक अमेरिका का नजरिया रहा, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो नजरिया रहा कि पूरी दुनिया में वो चाहिए जो हम चाहेंगे, उस इमेज को डैमेज होगा। अमेरिका का डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट होर्मुज स्टेट से नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका का कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है होर्मुज से। लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका की जो अलाइज कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदी हो, ये सब जो देश हो, या फिर और भी एशियन कंट्रीज हो, चाहे जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन सबको दिक्कत हो रही है। तो वो कहीं ना कहीं अमेरिका से कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे से पहले तो जब तुमने वॉर शुरू नहीं किया तो होर्मुज खुला हुआ था, अब तुमने जैसे वॉर स्टार्ट किया होर्मुज ब्लॉक हो गया, हमारे को दिक्कत तुमने पैदा कर दी है। तो वो दबाव जरूर अमेरिका के ऊपर है, और अमेरिका उस प्रेशर के लिए चाहेगा जरूर कि होर्मुज खुले, क्योंकि अमेरिका की बात यहाँ पर इमेज की बात है। अमेरिका के अलाइज को जो इश्यूज हो रहे हैं उनको लेकर बात है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ईरान की जो बात शर्तें हैं वो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका किसी भी तरीके से मानने वाला है। अब मान लीजिए ईरान ये कह रहा है कि जो भी हमारे नुकसान हुए उसकी भरपाई कीजिए, क्या अमेरिका भरपाई करेगा? अमेरिका एक कैपिटलिस्ट नेशन है। मैं तो हमेशा अमेरिका को ये बोलता हूं कि अमेरिका अगर किसी भी कंट्री को थप्पड़ भी लगाता है तो उसकी वसूली भी अपनी जेब से नहीं करता है, बल्कि उसी देर से कहता है कि तुमको मैंने थप्पड़ लगाया, इसका पैसा मुझे आप दो। तो क्या अमेरिका ईरान की भरपाई करने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। डोमेस्टिक इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट। वहां पर वैसे ही वो घिरे हुए हैं जब ईरान के अगेंस्ट उन्होंने गलत बयानबाजी कर दी थी, इम्पीचमेंट की बात होने लगी थी। विपक्ष वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के अगेंस्ट खड़ा है, यहां तक कि रिपब्लिकन भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उन बात को मानने वाले होंगे। और जेडी वेंस ने जिस प्रकार से कहा कि देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे बैठक में क्या निकलकर सामने आता है। वक्त की कमी है। निपुण जी, काजमी जी, जावेद जी और संजीव जी, आप सभी ने बहुत कीमती वक्त दिया न्यूज इंडिया को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल रुकते हैं पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।